knocking.news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दिल्ली आज गवाह बनी तीसरी रैली की इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की इस तीसरी रैली में बहुत सारे नए संकेत निकल कर आए, बहुत सारे संदेश निकल कर आए और कुछ चीज़ें बड़ी साफ हो गई कि इंडिया गठबंधन में अब आने वाले समय में किस पार्टी के पास ज़्यादा बड़ी ताकत है। और ये भी पता चला कि इंडिया गठबंधन खुद, मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूँ, सेल्फ गोल सेल्फ गोल सेल्फ गोल। मोदी जी इतनी गलतियां कर रहे हैं के बाद एक गलतियां कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की इस रैली में साफ दिखाई दे गया कि जनता का रुख बदल गया है। रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। तस्वीरें आप देखेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। ऐसे हतप्रभ शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। हतप्रभ शब्द का अर्थ होता है हतप्रभ, जिसके चेहरे की प्रभा चली जाए, यानी कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़। लेकिन आप क्यों हतप्रभ होंगे, आप तो खुश होंगे। खैर, तो वहाँ रामलीला मैदान का नज़ारा एकदम अलग था। हमने पूरा 2.5-3 घंटे जितनी भी रैली थी उसको लाइव किया। पहले इरादा रैली को लाइव करने का नहीं था, लेकिन जब ये देखा कि हमारा गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया इस रैली को ब्लैकआउट कर रहा है, तो हमको उसे लाइव दिखाना पड़ा। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आईं, कॉपीराइट के इश्यूज़ आए, लेकिन उसके बावजूद हमको लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ भी लोगों तक पहुँचे। और एक हमारे मित्र का भी फ़ोन आया और उन्होंने भी यही कहा कि किस तरह से ये हो रहा है इस देश में, एक तरह से लोकतंत्र क्या ख़त्म हो गया है, विपक्ष की बात तक लोगों तक नहीं पहुँचाई जाएगी। बहरहाल इस रैली में जो निचोड़ निकला, उसमें जो सबसे बड़ा निष्कर्ष मैंने निकाला, मुझे लगा वो ये कि जो इंडिया गठबंधन में जो लीडरशिप निकल के आ रही है, उसमें 2, 3, 4 चेहरे कुछ ज़्यादा ही जनता को भाने लगे हैं। राहुल गांधी के मंच पे आते ही नारे लगने शुरू हो गए और रामलीला मैदान चहक उठा हो जैसे। और वो अपने आप में, जैसे वो मोदी 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 वाले एक नारे लगा करते थे ऑर्केस्ट्रेटेड वाले, वो नारे राहुल गांधी के आने पे दिखाई दे रहे थे। उससे पहले अनेक वक्ताओं ने भाषण दिए, लेकिन राहुल गांधी के आने पर यह स्वागत तो हुआ ही। राहुल गांधी का जो भाषण था इतना सुगम था, इतना सीधे दिमाग में बैठने वाला था कि उसको अब मुश्किल है रोक पाना, क्योंकि इस भाषण में लफाजी नहीं थी और बड़ा ही सरलीकरण किया। मुझे अक्सर ये शिकायत रहती है कि जो नेता होते हैं वो बातों को ढंग से समझा नहीं पाते हैं। राहुल गांधी ने क्रिकेट का उदाहरण दिया, कहा आईपीएल चल रहा है, फिक्सिंग भी क्रिकेट में होती है, और फिक्सिंग होती है तो कैसे होती है, और फिक्सिंग के साथ में मोदी सरकार के ये जितने भी काम चल रहे हैं चुनाव को प्रभावित करने वाले। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। जब बेईमानी से मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी एम्पायर पर दबाव डालकर 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर प्लेयर को खरीद कर, यह सच्चाई है, कैप्टन को डराकर ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? मैच जीता जाता है। भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है, क्रिकेट में उसको कि हिंदुस्तान का संविधान कहा जाता है। हमारे सामने जिसने इस देश के लोकसभा के चुनाव को भविष्य दिया, अंपायर किसने चुने? सपने देखने का हक नरेंद्र मोदी ने। उस संविधान को हमारी टीम में से के गरीब जनता से मैच शुरू होने से पहले के लिए ये मैच फिक्सिंग की 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भाइयों और बहनों ये संविधान, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी ये हिंदुस्तान इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस से धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। 400 सीट का नारा है, संविधान है, हिंदुस्तान की बिना ईवीएम के है।
हिंदुस्तान के बिना मैच फिक्सिंग के बिना जिस दिन खत्म कर दिया गया उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा होने जा रहा है। कैसे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के पैसे छीन लिए जा रहे हैं। देखिए, और एक चीज और पता चली कांग्रेस पार्टी जिस पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं था, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ भैया डाल दिए तेरे को, हमारे हाँ। सारे के सारे कर चुका हूं यार तभी का तभी। बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, चेक तो कर लिया कर, जब तूने बोला था तभी कर दिया था। पोस्टर लगवाने हैं, सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। क्रिकेट का मेटाफर लिया, क्रिकेट को उठाया, उसके ज़रिए जिस भी तरह की इस देश में आज की तारीख में चुनावी बेईमानियां हो रही हैं, उसमें बताया कि हमारे खिलाड़ियों को, जो क्रिकेट में जिस टीम से मुकाबला है उसके खिलाड़ियों को ही उठा के किडनैप करवा दिया गया। एकदम शानदार उपमाएं, और उसके साथ में बड़े बढ़िया तरीके से राहुल गांधी ने सिलसिलेवार ढंग से ये स्थापित किया। खड़गे साहब का भाषण भी हमेशा संजीदा होता है और वो उसमें ज़्यादा लफाजी या मसाला नहीं डालते हैं। वो आज एक गलती कर गए, राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी का नाम ले गए। स्लिप ऑफ टंग है, किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो जाती है। उसमें उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा बलिदान दिया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, राहुल गांधी बोला उन्होंने। खैर, तो राहुल के भाषण, दूसरा भाषण सबसे ज़्यादा तेजस्वी का था। तेजस्वी के भाषण ने जैसे पूरे जो नीरस बातचीत चल रही थी उसके अंदर ऊर्जा भर दी। बेहतरीन भाषण। आप सारे भाषण सुन सकते हैं फॉरवर्ड कर करके। 3 घंटे का गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पे पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, पूरी रैली सुन सकते हैं वहाँ पे। और उन्होंने, तेजस्वी ने जिस शानदार तरीके से, वो तो खुद भी क्रिकेटर हैं और उन्होंने जो यहाँ पे बॉलिंग की है उसको कोई संभाल नहीं सकता। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो हैं मोदी जी ने नौकरी दिया, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में, जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। भगवंत मानना पड़ेगा कि यूं ही पंजाब में लोग उनके दीवाने नहीं हैं। जिस अंदाज से डिलीवरी करना, जिस अंदाज से उन्होंने भाषण दिया, जिस अंदाज से अपनी बातें की, बेहतरीन था। सोनिया गांधी बोली नहीं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी मंच पर आई, उन्होंने लोगों से पूछा क्या अरविंद केजरीवाल को आप बेईमान मानते हैं, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल का भाषण पढ़ के सुनाया। ममता बनर्जी के साथ पहली बार मंच पर दिखाई दी राजदीप सरदेसाई की पत्नी, और इसके साथ में डेरेक ओब्रायन। वहाँ से ममता बनर्जी इस रैली में शामिल होने खुद नहीं आई थी। लेकिन एक चीज़ बड़ी साफ दिखाई दी कि जो हौसला था गठबंधन के सभी घटक दलों का, वो शानदार था। सीताराम के येचुरी, आपका डी राजा,
वामपंथी नेता भी पूरे जोश में थे, उनके कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे थे। हर इंडिया गठबंधन की रैली में आपको लाल झंडे दिखाई देंगे। इस रैली में एक पॉलिटिकल टसल भी थी जो आपने नोटिस नहीं की होगी। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कांग्रेस पार्टी की इसी रैली को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी ने उसमें जयराम रमेश ने एक बड़ा अजीब सा स्पष्टीकरण दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में माइक संभाला उन्होंने, और उस स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा कि ये रैली केजरीवाल की रिहाई के लिए नहीं हो रही है, ये रैली इंडिया गठबंधन की रैली है और लोकतंत्र बचाओ रैली है। तो इसमें केजरीवाल को गिरफ्तार करना भी एक मुद्दा है, लेकिन ये केजरीवाल के ही लिए ही रैली नहीं है। और ये चीज़ कांग्रेस के सभी नेताओं के भाषण में दिखाई दी। उन्होंने निगेट तो नहीं किया, लेकिन बार बार इस पर जोर दिया कि हमारी ये रैली लोकतंत्र को बचाने के लिए है। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे वो भगवंत राम मान रहे हों या सौरभ भारद्वाज ने बहुत संतुलित, जिसको कहते हैं, संचालन किया। उन्होंने बार बार केजरीवाल की बात को ज़्यादा वजन दिया। हालांकि माना जा सकता है कि वो आम आदमी पार्टी के हैं तो वही कहेंगे, लेकिन एक चीज़ बड़ी साफ नज़र आई कि जो आशंका थी कल कांग्रेस पार्टी को कि कहीं आम आदमी पार्टी तमाशा लूटने की कोशिश ना करे, मंच पर कब्जा करने की कोशिश ना करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खड़गे साहब के भाषण में जो कंक्लूसिव रिमार्क था वो ये था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मिल के लड़ने की है, एक साथ रहने की है, और वो हम कर रहे हैं। और मंच पे भी तमाम आशंकाओं के बावजूद, जयराम रमेश की आशंकाओं के बावजूद, सब लोग मिलकर साथ रहे। 3 घंटे की रैली में लोग टस से मस नहीं हुए। बीच में सौरभ भारद्वाज को माइक्रोफोन पे आकर ऐलान करना पड़ा कि पुलिस लोगों को अंदर नहीं आने दे रही है रामलीला मैदान के, और उन्होंने कहा कि अभी अंदर बहुत जगह है, लोगों को आने दीजिए। ये भी एक एपिसोड हुआ। लेकिन अगर इस रैली के आप राजनीतिक निहितार्थ निकालना चाहें तो वो बड़े साफ हैं। एक तो ये कि भले ही कोई माने या ना माने, देश में एक अंडर करंट बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, और वो अंडर करंट मोदी जी ने जो अंदर का हिंदू है लोगों के, उसको जगा दिया है। मोदी जी ने जो इस तरह के काम किए हैं, जेल भिजवा देना, अवैध वसूली चंदे के नाम पे चुनाव के टाइम पे मुकदमे दर्ज करना, देश भर में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश भर में इस समय छापे पड़ रहे हैं। मामला, अभी ये बातचीत हो रही है नेताओं की बड़े वाले, लेकिन छोटे छोटे जिला के स्तर पे, कभी कहीं पे कोई आदमी चुनाव लड़ने वाला है, सबको चुन चुन कर सरकारी विभाग घेर रहे हैं, और कोशिश हो रही है कि ये इतना ज़्यादा डर जाएं कि ये संसाधन ही इस्तेमाल ना करें, चुनाव में खर्चा ही ना करें, घर से भी ना निकलें, इतनी ज़्यादा। और कल आपने देख लिया होगा मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में किस तरह से घबराया हुआ था एकदम पूरा का पूरा तंत्र। भीड़ को लेकर कितना परेशान थी वो डीएम, ऐसा लग रहा था कि अब ये क्या हो गया है और कल ही उनका तबादला कोई ना कर दे, इस तरह का एक पूरा वातावरण था। लेकिन निशाने पर जो सबसे ज़्यादा, जब मांग पत्र पढ़ा गया जिसमें 4-5 मांगें प्रियंका गांधी ने पढ़ी, तो सबसे ज़्यादा ध्यान चुनाव आयोग के ऊपर था, और सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका इस समय लोकतंत्र को बचाने की चुनाव आयोग की है। राजीव कुमार जैसी भी बातें करें, उनको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना ही होगा। समान अवसर इस चुनाव में लोगों को नहीं मिल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप जा के शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले कार्यकर्ताओं के ऊपर छापे मारेंगे, नेताओं के ऊपर छापे मारेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनको डराएंगे, तो देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल देंगे तो निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकता, और चुनाव के टाइम पे लोगों से पैसे छीन लेंगे तो भी चुनाव नहीं हो सकता। 10, 15, 20 लाख, कुछ लाख रुपए के लिए आप पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए की अगर देनदारी निकाल देंगे किसी पार्टी पे और उसके खाते सील कर देंगे तो चुनाव नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक संदेश जा रहा है कि ये जो जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये अन्याय है। आप माने या ना माने, कोई भी सच्चा धार्मिक व्यक्ति, हिंदू हो या मुसलमान, उसके अंदर एक आत्मा होती है, और वो आत्मा होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो धर्म से, जिसने न्याय अन्याय का फ़र्क सीखा है। कोई भी सच्चा हिंदू
कट्टर हिंदू की बात छोड़ दीजिए, वो लोग अलग तरह से कंडीशन किए जाते हैं, लेकिन कोई भी सच्चा हिंदू या सच्चा मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसको जब बताया जाए कि जेल के अंदर किसी को जहर देकर मार दिया गया, जब उसको बताया जाए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, एकदम कंस का उदाहरण कई लोगों ने दिया, अनीति को अपनाया जाए और जो आदमी लगता है कि खतरा हो सकता है उसको जेल में डाल दिया जाए, और किसी भी तरह का अन्याय कहीं भी दिखेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये असर दिख रहा है, रामलीला मैदान की भीड़ पर दिखा, और अब जब हम बसों में जाते हैं, जब हम यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्क्स में मिलते हैं, तो जो लोग बहुत कट्टर समर्थक होते थे, यहाँ तक कि सोसाइटी के अंकल लोग भी जो लड़ जाया करते थे मोदी के लिए, अब वो भी मानने लगे भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा, ये तो गलत हो रहा है। और चुनाव के टाइम पे ये जो हरकतें सरकार कर रही है, ये वाकई पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली है, और वो कुल्हाड़ी का असर जो है वो दिख रहा है कि रिसाव हो रहा है। दूसरा एक चीज़ और भी है, आज के आयोजन के बाद में कुछ और मुकदमे और एक्शन हो सकते हैं जो मैंने नोटिस किया। भूपेश बघेल ने हाल में ईवीएम के ऊपर कुछ सवाल उठाया था, और उस सवाल के बाद उनको चुनाव आयोग ने लपेटा। इस रैली में 2 लोगों ने ये बात उठाई ईवीएम वाली, और खुलकर कहा कि ईवीएम का जो घोटाला है वो ईवीएम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पा रही है उससे। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये 2 लोग थे, इन लोगों ने जब ईवीएम की बात कही है तो निश्चित मान के चलिए जो चुनाव आयोग हमारे अपने वीडियोस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, वो उनके ऊपर भी जरूर कोई नोटिस 1-2 दिन में जारी कर देगा। बहरहाल ये जो छटपटाहट है, जो घुटन है, जो विपक्षी नेताओं और पार्टियों की है, वो अब जनता के बीच भी दिखने लगी है। प्रियंका गांधी का जो भाषण था, उसमें भाषण था नहीं, उनको तो केवल एक मांग पत्र पढ़ना था, चार्टर ऑफ डिमांड। उस चार्टर ऑफ डिमांड में 5 चीज़ें थीं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये छापे वाली थी, लेवल प्लेइंग फील्ड वाली थी, इसी तरह की चीज़ें थीं। लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि ये रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान में रैली, और इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से अच्छे भाषण देती। यहाँ पे मैं रामलीला देखने आया करती थी, और रामलीला में जो होता था उससे और आज के मोदी सरकार के अत्याचारों को जोड़ा गया। जो भी हो, ये रैली एक बढ़िया इम्पैक्ट इसने डाला है। अलग अलग राज्यों से जहाँ से जो पार्टी के नेता आए थे, वो यहाँ से एक उत्साहपूर्ण संदेश लेकर गए हैं। जन समर्थन अपार था, और इससे पता चल रहा है कि देश में हालात बदल रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने 250 सीटों की भविष्यवाणी कर दी है मोदी जी के लिए, कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। लेकिन भैया अपन ज्योतिषी तो है नहीं, कम भी आएंगी तो आ जाएंगी, और ज़्यादा भी आ जाएंगी अगर, तो भी अनुमानी तो है। लेकिन लग रहा है मुझे कि अब दाना पानी मोदी जी का प्रधानमंत्री के तौर पर तो उठ गया है, क्योंकि नई नई चीज़ें हो रही हैं। उनका अहंकार जैसे शरीर से चू रहा हो। आज LK आडवाणी को जब भारत रत्न दिया गया तो उनके घर पर जाकर दिया गया, राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं, आडवाणी जी जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और मोदी जी कुर्सी पे बैठे उनके सामने। प्रधानमंत्री कितना भी बड़ा हो जाए, राष्ट्रपति से बड़ा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन पद बड़ा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं, एक महिला खड़ी हुई है, एक बुजुर्ग के सामने तुम बैठे हुए हो। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। जो रोज हो रहा है, किसी भी तरह से कुछ ना कुछ अत्याचार की कहानी आ रही है, ये मोदी जी के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छी हरकत नहीं है, जो इस चुनाव में उनको बताएगी कि इस देश के लोग भले ही कितने बड़े दीवाने हों, पागल नहीं हैं। नमस्कार, जय हिंद।